मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का है, उसके बाद बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। फिर मैं 30 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा इसके फीचर्स के, और एंड में 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए 3 इडियट्स पे जो स्टोरी बनाया है वो बताऊंगा, जिससे मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे 30 के 30 पॉइंट्स एक साथ लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये आएगा 4 मार्क का, तो तुम फीचर्स 10 से 12 पॉइंट लिख सकते हो। यदि 8 से 10 मार्क का आता है तो तुम 15 से 20 फीचर्स लिखोगे। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम ये चार्ट ड्रॉ करो जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली प्राइवेट सेक्टर का एक पार्ट दिखता है, ठीक है। तो चार्ट से एग्जाम को या आंसर को ताकत मिलता है। कभी भी ABCD फॉर्म में लिखा करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद कॉलेज टॉपर रहा हूँ और मैं ऐसे एग्जाम में लिखता था ABCD, और फिर जो तुम्हारे फीचर्स रहेंगे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो कंसेप्ट है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तुम्हारे लिए नया है। नाउ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ओरिजिन इंडिया में ही नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में है। वर्ल्ड में कहीं भी ये नहीं हो सकता या नहीं है। अच्छा, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शब्द कौन सा है? हिंदू। बट इस फैमिली में जैन, सिख और बुद्धिस्ट लोग भी शामिल हो सकते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि उनका अलग लॉ बोर्ड है, ठीक है। बट सवाल ये होता है कि ये जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा फैमिली है जो साथ में बिजनेस करता है और मोस्टली तो साथ में रहता है। अब कुछ लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम हिंदू है, हमारा एक फैमिली बिजनेस है, क्या हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाएंगे? पहले तो तुम समझो, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का दर्जा प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास एक फैमिली प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति, जो 4 जनरेशन से मूवमेंट होना चाहिए। परदादा, दादा, पिताजी और बेबी या बच्चा। सो ऐसे 4th जनरेशन में जो फैमिली प्रॉपर्टी पास होता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 4th जनरेशन वाला इंसान फॉर्म कर पाएगा। लॉजिक समझ में आया? फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आया प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, फिर थर्ड में आया, थर्ड से फोर्थ में आया, तो 4th जनरेशन कैन फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यहां तक कुछ डाउट किसी को? सो इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे? ये एक ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ही है और पेक्युलर टू इंडिया ओनली। मीनिंग जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स चलाते हैं। ये हिंदू लॉ के थ्रू आता है। नाउ हिंदू लॉ क्या है? देयर इज अ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो क्लियरली बताता है कि यदि एक प्रॉपर्टी है और 4th जनरेशन से फर्स्ट से लेकर 4th में पास ऑन हो रही है तो 4th जनरेशन वाला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकता है। इसको कई नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हैं, या शॉर्ट में HUF भी बोला जा सकता है। डेफिनेशन तुमको रट्टे मारना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा फैमिली है जिसमें सारे लोग लीनियरली डिसेंडेड, लीनियरली मतलब लाइन से, परदादा, दादा, पिताजी, एक लाइन से जो जनरेट प्रॉपर्टी है, जो माता पिता, भाई बहन, ऐसे जनरेशन डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहा है। सो दिस पीपल कैन फॉर्म एन HUF। क्या यहां तक सबका क्लियर है? नाउ अब तुम देखोगे इधर मैंने फीचर्स दिया है, पर मैंने एक आइडिया किया यहाँ पे। इफ यू चेकआउट, मैंने 5 का डिस्टिंग्विश दिया है, सोल ट्रेडिंग, HUF, फर्म, कंपनी और कोऑपरेटिव। नाउ HUF सेकंड लेवल पे आता है। सोल ट्रेडिंग का जो फर्स्ट वीडियो था फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस था, ये थर्ड वीडियो है फीचर्स ऑफ HUF, ठीक है। नाउ डिस्टिंग्विश इसलिए कि तुम
HUF के ये फीचर्स के रूप में ही नहीं यूज होगा, डिस्टिंग्विश के रूप में भी काम में आएगा। तो तुमने ये 5 किए तो तुम्हारे पांचों के फीचर्स और साथ में डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। तो इससे लर्निंग तुम्हारा डबल ट्रिपल स्पीड से हो जाएगा। लेट अस कम टू मीनिंग। मीनिंग तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन which is owned by the members of Hindu undivided family। लेकिन जैन, सिख और बुद्धिस्ट ये लोग को भी HUF में शामिल होने का पूरे तरीके से अधिकार है। समझ में आया? डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये तुमको रट्टा मारना है। बाकी चैप्टर में मैं कुछ भी रट्टा मारने को बोलूंगा नहीं, जहां पे डेफिनेशन है वही तुमको रट्टा मारना है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है। मेंबरशिप। नाउ HUF में मिनिमम लोग कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड। अभी एक चीज ध्यान से समझो, HUF का जो फैमिली है उस फैमिली में एक हेड होगा, मेल हेड होगा, उसको कर्ता बोलते हैं। बाकी जो लोग हैं उनको को पार्टनर्स या तो को पार्सनर्स बोलते हैं, PARCENERS। सो जो HUF फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग में कैप्टन होगा, हेड होगा। नॉर्मली हेड कौन है? जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। ठीक है ना? यदि 1000 फैमिलीज है तो सबके सब फैमिली में मेल हेड होगा। लेकिन 2 साल पहले एक केस हुआ था जहां पे एक लेडी को कर्ता बनने का अनुमति दिया था एक नॉर्थ साइड के किसी कोर्ट ने। लेकिन ज्यादातर फैमिलीज में मेल ही, मर्द ही हेड होता है, जिसको कर्ता बोलते हैं। अच्छा, 1985 से पहले फीमेल तो को पार्टनर्स भी नहीं बन सकते थे, मेंबर्स भी नहीं बन सकते थे, को पार्टनर्स भी नहीं बन सकते थे। 1985 के बाद कायदे में बदलाव हुआ और फीमेल कैन नाउ बी मेंबर्स, को पार्टनर्स। लेकिन कर्ता, मेल हेड, वो अब तक नहीं बन सकती थी। सिर्फ 2 साल पहले का कोर्ट केस के हिसाब से नाउ फीमेल कैन ऑल्सो बी को पार्टनर, और कर्ता भी रेयर केस में, बट तुमको लगभग नहीं के बराबर मिलेगी। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेशन। जो HUF का जो फैमिली है, जिनका जो बिजनेस है, उनके लिए जो कायदा लागू होता है उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 बोलते हैं। ठीक है। जो कायदा, उसमें 31 सेक्शंस है, फिर एक शेड्यूल है जिसमें यदि डेथ हो जाती है फादर को तो प्रॉपर्टी कैसे पास होगा वो उसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो HUF के लिए जो कायदा है वो कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। आगे बढ़ते हैं। नाउ कैपिटल, सिंपल सा पॉइंट है। कैपिटल कहां से आएगा HUF का? जो फैमिली मिलकर लाएंगे अपने सेविंग से या बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बैंक से। लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडर और HUF रहेगा। सोल ट्रेडर में अकेला आदमी है, जो कि ये पॉइंट है। और HUF की जब बात करेंगे तो तुम क्या बोलोगे? द कैपिटल ऑफ HUF फैमिली इज मोर देन दैट ऑफ सोल ट्रेडर। कॉमन सेंस है, फैमिली का कैपिटल अकेला आदमी जो धंधा करता है उससे ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद लीगल स्टेटस। नाउ एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेरा एक दोस्त है, उनका दही पुल है ना, वहां पे एक बिजनेस है। वो लोग फैमिली में 40 लोग हैं, उनके 2-3 बिजनेसेस है वहां पे। सो मेरा सिर्फ एग्जांपल लेना ऐसे था कि तुम्हारा एक मिठाई का दुकान, ठीक है ना, एक आदमी, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक मिठाई का दुकान है, ABC मिठाई वाला। ठीक है। और उसमें 5 HUF के लोग चलाते हैं, या 3 लोग चलाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि HUF में मिनिमम 2 लोग चाहिए। अभी एक आदमी ABC मिठाई पर केस कर देता है तो ऑटोमेटिक HUF के मेंबर्स और कर्ता पर केस होता है, क्योंकि कायदा HUF का धंधा और HUF के मेंबर्स को अलग नहीं मानता, एक ही मानता है। सो यदि एक दुकान है, तुमने दुकान पर केस किया तो ऑटोमेटिक HUF के मेंबर्स पर केस होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि HUF के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो कायदा धंधा और जो मालिक है HUF, उनको एक ही मानता है, अलग नहीं करता। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या बोलता है कि एक प्रॉपर्टी है जो 4 जनरेशन से, परदादा, दादा, पिताजी और बेटा, ये बेटा फॉर्म कर सकता है HUF यदि प्रॉपर्टी 4 जनरेशन से आ रही है। ठीक है। तो हिंदू लॉ, यदि तुम हिंदू हो और तुम्हारा बिजनेस है तो तुम HUF की श्रेणी में नहीं आओगे, तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी 4 जनरेशन से आ रही है। समझ में आया? उसके बाद ही तुम HUF का स्टेटस जो मिलता है वो प्राप्त कर पाओगे। कोई साइंस का स्टूडेंट होता है, कोई कॉमर्स का, उसी प्रकार से HUF का स्टेटस प्राप्त करना है तो तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन मैंने क्या बताया था, एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। एचयूएफ एक्ट में रजिस्ट्रेशन पे कहीं पे भी प्रोविजंस नहीं है, लेकिन तुम पे लोकल कायदे लागू होंगे, म्युनिसिपैलिटी के, शॉप एक्ट के, इनकम टैक्स में पैन कार्ड तुमको लेना पड़ेगा, जीएसटी में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसको आई कोड बोलते हैं वो तुमको करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस। नाउ एक एचयूएफ में 4 मेंबर्स है, हर एक का शेयर कितना होगा 25%। 4 में से एक को बच्चा होता है, कितने हुए 5, तो अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% होता है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है जैसे बर्थ होता है और जैसे डेथ होता है, समझ में आया। सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द बर्थ्स एंड डेथ्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। वो स्थिर नहीं रहता, एक की डेथ हो गई तो रेशियो बढ़ जाएगा, 4 में से एक की डेथ हो गई तो तुम्हारा 25% के बजाय 33% हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 ही बचेंगे और एक एक्स्ट्रा मेंबर आया तो तुम्हारा वो वाली बात है। एक कैटेगरी है 4 जन है 25% फीस, एक चला गया तो 33% हुआ ना शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग। नाउ एचयूएफ का हेड कौन है, कर्ता। कर्ता को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बहुत ज्यादा ताकत दिया है। He did not show accounts to members. He can take decision without consulting anybody. So therefore, HF का decision making is quick because कर्ता may consult, may not consult. उसको अलाउड है कि बिना कंसल्ट किए वो फैसला ले सकता है, बाकी के को पार्टनर से पूछे बगैर, ठीक है। सो आई होप समझ में आया। मैनेजमेंट कौन सा पॉइंट था हमारा लास्ट का, रजिस्ट्रेशन के बाद। ओ मैनेजमेंट मेरे को बताना रह गया शायद, प्रॉफिट और लॉस के पहले मैं एक पॉइंट मिस कर दिया, अभी बता देता हूँ। मैनेजमेंट, एचयूएफ का मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता। ही इज हेल्प्ड बाय अदर को-पार्टनर्स, कॉमन सेंस। डिसीजन मेकिंग क्विक ऑलरेडी हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, अब कर्ता डिसीजन मेकिंग क्विक लेता है, सो ही नीड नॉट कंसल्ट एनीवन, सिर्फ और बिजनेस को क्या मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग इज क्विक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो अब फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार से, एचयूएफ वाले कैन चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस, हो सकता है किराना बंद करके मेडिकल शुरू कर जाए, उनका चॉइस है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि कर्ता बहुत फास्ट और क्विक डिसीजन ले सकता है, बाकी को पार्टनर्स को मानना पड़ेगा उसके फैसले। तुम्हारे मन में आ रहा है नहीं माना तो बंटवारा, झगड़े होके बंटवारे हो सकते हैं, अब उसका प्रोविजन भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अभी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कितने लोग होंगे, 5-10, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। कंपनी में 25-30 लाख हो सकते हैं रिलायंस के शेयर होल्डर्स जो कि मालिक होते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, एचयूएफ में कंपनी में स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं है। लायबिलिटी, अभी सपोजिटली तुम लोग, यहाँ पे मैं 4 जन काउंट करता हूँ, 4 जन तुम लोग एचयूएफ चलाते हो, धंधे को लाख रुपए का घाटा हो गया, धंधे का संपत्ति बेचा कितना 60,000 रुपया, अभी भी 40,000 कम पड़ रहा है, तुम लोग सब ने 5-5 हजार डाला था कैपिटल, तुम लोग 5-5 हजार कैपिटल भी जाएगा 20,000, अभी भी कितना कम पड़ रहा है 20,000, वो कर्ता को भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी को पार्टनर्स का जितना कैपिटल है उतना ही है, जितना हिस्सा उतना ही है, उससे ज्यादा उनको देने की जरूरत नहीं है। सो लायबिलिटी में क्या बोलोगे, कर्ता का अनलिमिटेड और बाकी को पार्टनर्स का लिमिटेड। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑडिट, अभी ऑडिट क्या होता है, एक कंपनी का जो अकाउंट्स, सपोजिटली रिलायंस कंपनी है, मुंबई में है, उसका अकाउंट्स अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, पर अकाउंट्स का चेकिंग कौन करेगा, ऑडिटर। ऑडिटर को कौन भेजेगा, हम लोग भेजेंगे कि जा कंपनी का अकाउंट्स चेक कर और हमको रिपोर्ट कर, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो अकाउंटेंट होगा वही होगा, ये लोग खुद ही चेक करेंगे, कोई बाहर के आदमी को अपॉइंट नहीं करेंगे एज ऑडिटर, ठीक है ना। दे डिड नॉट अपॉइंट समबडी एल्स एज ऑडिटर। नाउ ऑडिट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि एचयूएफ के लिए कंपलसरी नहीं है। उसके बाद टैक्सेस, नाउ सोल ट्रेडर और एचयूएफ के टैक्सेस सेम, मतलब कि एचयूएफ को फर्स्ट 2,50,000 रुपीज इनकम तक कोई भी टैक्स लगता नहीं, माफ है, लेकिन 2,50,000 टू 5 लाख 5% है, 5 लाख टू 10 लाख 20% है, 10 लाख के ऊपर 30% है। सो एचयूएफ का जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स ज्यादा, बट पार्टनरशिप और कंपनी का ऐसा नहीं है।
2.5 लाख तक एचयूएफ को टैक्स लगेगा नहीं, बट वही कंपनी और पार्टनरशिप का इनकम होगा तो फ्लैट 30% 75,000 रुपीज टैक्स है। सो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं, जो कि 2.5 लाख रुपए तक, महीने का 20,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, वो सिर्फ एचयूएफ को है। पार्टनरशिप ने 2.5 लाख कमाया तो उनको 75,000 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग क्लियर यहाँ तक? कन्फ्लिक्ट, अब एचयूएफ में फैमिली मेंबर्स है, झगड़े होंगे जिसकी वजह से बंटवारा होता है। 3 भाई है, झगड़ा हो गया, कन्फ्लिक्ट होने का चांस पूरा रहता है। अब बंटवारा होगा जिसको पार्टीशन बोलते हैं। अब तीनों भाई अलग हो गए तो उसको टोटल पार्टीशन बोलेंगे। 2 भाई साथ में और एक अलग हो गया, उसको पार्शियल पार्टीशन बोलते हैं। लेकिन बंटवारे के बाद भी वो लोग एचयूएफ के ही स्टेटस रहेगा। बंटवारा होता भी है, झगड़े भी होते हैं फैमिली में, है ना। नेक्स्ट, सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेसी पूरे तरीके से मेंटेन रहेगा, क्योंकि कर्ता को पूरा अधिकार है अकाउंट्स को पार्टनर्स को नहीं दिखाना। सिर्फ बंटवारे के टाइम वो दिखाएगा, बाकी टाइम में मांगा और नहीं दिखाया तो भी चलता है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वो अलाउ करता है कर्ता को इनको प्रॉफिट या अकाउंट्स नहीं दिखाना। प्रॉफिट तो देना पड़ेगा बट अकाउंट्स नहीं दिखाने का अलाउड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है एचयूएफ का बताओ? प्रॉफिट। एचयूएफ का ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिलायंस जैसी कंपनी जिसका टर्नओवर 6 लाख करोड़ है, तो इफ यू चेक आउट दिन का कितना होगा, करीबन 200 करोड़, खर्चा कम से कम 100 करोड़ होगा। डू यू एग्री? वही रिलायंस की बात कर रहे हैं हम। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्होंने लाखों रुपए लगाया है, उनका डेली खर्चा कितना होगा? हजारों। सो बिकॉज कैपिटल लिमिटेड है, मेंबर्स लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डे टू डे क्या होगा? लिमिटेड होगा, लो। कंपनी का बहुत ज्यादा रहता है। डिवीजन ऑफ वर्क कितना अच्छा, तुम लोग सपोजली 4 जन हो, तू खरीदेगा, तू बेचेगा, तू अकाउंट्स देखेगा, तू प्रोडक्शन संभालेगा, हो गया ना बंटवारा। इस बंटवारे को क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। व्हाट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस? तुमको एक, मेरे पहचान के कुछ लोग हैं, 2-3 भाई मिलकर किराना शॉप चलाते हैं। तुम किराना शॉप पे ज्यादा भरोसा करोगे क्या डीमार्ट पे? डीमार्ट, मेट्रो मॉल, स्टार बाजार, लोग। सो एचयूएफ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होगा एज कंपेयर टू ब्रांडेड मॉल। ठीक है ना। नाउ कंटिन्यूटी। एक जो मैंने बताया था, मेरा दोस्त है कास्टलीवाल, उनके फैमिली में आज से 15-20 साल पहले एक ट्रेजेडी हो गया था। मिठाई बनाते समय एक तेल, एक लॉयर के, उनमें से एक शायद लॉयर था या जो भी थे, उनके शरीर में तेल गिरा और ही पास्ड, ही डाइड। लेकिन बाकी लोगों ने धंधा संभाल लिया। सो कंटिन्यूटी में असर नहीं होता है, क्योंकि बाकी मेंबर संभाल लेते हैं। आज एक और एग्जांपल लिया, पंचवटी में एक बहुत फेमस मिसळ है, अंबिका मिसळ, उसको काली मिसळ बोलते हैं, बहुत टेस्टी रहती है। मेरे को जहां तक नॉलेज है, उनके फादर गुजर गए थे और शमशान में जाते समय सन का एक्सीडेंट हो गया, ही ऑल्सो पास, लेकिन बाकी मेंबर्स ने संभाल दिया, अभी भी वो चालू है जहां तक मेरा नॉलेज है, अंबिका मिसळ। स्टेबिलिटी, ना सोल ट्रेडर से ज्यादा स्टेबल है, क्यों? बाकी लोग संभाल लेंगे ना। यदि धंधा बंद भी हो गया तो बाकी लोग क्या करेंगे? संभाल लेंगे। स्टेबिलिटी। उसके बाद मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहेगा। अभी वापिस से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तुम लोग 4 लोग, तुम लोग सवेरे एक जन, तू बोलता है मैं दिन भर मेहनत करूंगा, तूने 1000 रुपए कमाया, लेकिन तुझे बांटना पड़ेगा 4 लोग के साथ, तो व्हाट विल हैपन? तेरा मोटिवेशन बढ़ेगा क्या कम होगा? कम हो जाएगा। हाँ, अकेला मिला होता 1000 रुपया तो मोटिवेशन बढ़ा होता, बांटना पड़ेगा तो मोटिवेशन क्या होता है? कम हो जाता है। डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सिंपल सा है। तुमने एक रिलायंस, एक सैमसंग का टीवी है, एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, एक 50,000 का टीवी है, उसको सैमसंग ने दिया, नासिक का छोटा सा डीलरशिप है टीवी का, 2 टीवी खरीदेगा 50,000 का। अभी तो बारिश का तो ऑफ सीजन है टीवी के लिए, तो सैमसंग उसको देगा 40,000। रिलायंस कितना खरीदेगा? तो 500 टीवी एक साथ, पूरे इंडिया में उनके कम से कम 100 दुकान होंगे, 200 दुकान होंगे, 2-2 टीवी हर दुकान के लिए, तो 400-500 टीवी। तो सैमसंग कितने में देगा रिलायंस? 30,000 में। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि एक साथ होलसेल में लिया। तो पर टीवी कॉस्ट किसका कब है? रिलायंस का क्या लोकल डीलरशिप का? लोकल डीलरशिप को तो 40,000 में पड़ रहा है एक टीवी, रिलायंस को सैमसंग कितने में दे रहा है? 30,000। तो किसको सस्ते में पड़ रहा है? क्योंकि बल्क बाइंग से पर टीवी कॉस्ट कम होता है। इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तुमने ज्यादा प्रोड्यूस किया, ज्यादा खरीदा, तो पर यूनिट कॉस्ट तुमको
सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन HUF छोटा कैपिटल, छोटा बिजनेस, छोटा साइज, देयरफॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, उनको नहीं मिलता। रिस्क लो है क्योंकि साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड, ठीक है ना, तो स्टॉक लिमिटेड, तो स्टॉक भी रिस्क भी लो हो जाता है। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स रहेगा। जैसे मैंने बताया 2-3 भाई मिलकर जो किराना शॉप चलाते हैं, वो लोग कस्टमर को जानते होंगे, कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स, होम डिलीवरी देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, आफ्टर सेल सर्विस देंगे, तो पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स रहता है। फिर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, तुम HUF के फैमिली के लोग देखेंगे ना, वो लोग बराबर वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड रहता है, क्योंकि संभालने वाले बहुत लोग हैं। और एक जॉइंट फैमिली में लोग रहने वाला ना प्रोटेक्टेड रहता है, काफी मैनर्स, क्योंकि वहाँ बड़े को पैर पड़ना, ये मैंने काफी देखा है। जहाँ पे जॉइंट फैमिली है वहां पे मेंबर्स थोड़े से बोलते ना, सबको साथ में लेके चलने वाले, करेक्ट। वोटिंग राइट्स, अभी वोटिंग राइट्स सिर्फ कर्ता को है, बाकी लोग मेंबर्स को वोटिंग राइट्स है नहीं। बाकी लोगों ने बोला ना कर्ता को ऐसा फैसला करना है, कर्ता मना कर सकता है, बट कर्ते का फैसला को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ता मेल हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। और लास्ट में क्या है, एग्जाम्पल, 4 हिंदू फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स डूइंग अ बिजनेस। सबको समझ में आया? अब इसको लर्न करने के लिए मैंने तुमको एक स्टोरी बताया था। वो स्टोरी क्या है, 3 इडियट्स पिक्चर का। तुमने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना? कोई भी मैंने बताया था फीचर्स या डिस्टिंग्विश या कोई भी, उसमें तुम्हारा स्टैंडर्ड फर्स्ट मीनिंग और डेफिनेशन होगा। डू यू एग्री? अब इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी, उस जो 3 इडियट्स मूवी है उसका पहला सीन क्या था, एक एरोप्लेन हवा में रहता है। मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो उस एरोप्लेन के अंदर कौन रहेगा, मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, मेंबरशिप। उसके बाद क्या होगा, फरहान कुरैशी कायदा तोड़ के, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड कराता है, कैपिटल में, विच इज दिल्ली। वापिस से एक बार, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे, एरोप्लेन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, पैसेंजर के बजाय मेंबर सोचो। उसमें एक फरहान कुरैशी है, वो अपना कायदा तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड करवाता है, दिल्ली में, विच इज द कैपिटल। तुम धरती में आ गए, वापिस टेरेस में चले जाओ। अभी बात है चतुर की। चतुर सबको क्या दिखाता है, लीगल स्टेटस, स्टेटस दिखाता है। अब याद है मोबाइल में फॉर्मेशन, मेरे पास फरारी है, बंगलो है, तो मोबाइल में फॉर्मेशन और दीवार में लिखता है 5 सितंबर। गुस्से में लिखता है ना 10 साल बाद हम यही मिलेंगे। तो वही है स्टार्ट। नंबर 1 क्या था, एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबरशिप। फरहान कुरैशी कायदा तोड़ के, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड करवाता है, कैपिटल में, विच इज दिल्ली। अब जमीन में वापस टेरेस में आ जाओ। चतुर क्या करता है, अपना लीगल स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ठीक है, अब वापस से 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका सीन, किसका, रैंचो की एंट्री होती है, वो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, याद है ना। और एक को शॉक लग जाता है, ठीक है ना, उसको शॉक लग जाता है, लॉस हो जाता है, याद है। सो वापस से एक बार शुरू करते हैं। प्लेन में लोग रहते हैं, पैसेंजर्स को क्या बोलेंगे, मेंबरशिप। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, कायदा तोड़ के, लेजिस्लेशन तोड़ के कहाँ पे प्लान करवाता है, कैपिटल, टेरेस में आओ। टेरेस में क्या होता है, वो अपना स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में क्या फॉर्मेशन, दीवार में क्या रजिस्ट्रेशन। फिर रैंचो की एंट्री होती है, वो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। फिर एक को शॉक लग जाता है, लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस। अब याद है 10 रुपए की भेंडी, 10 रुपए की भेंडी हो गई है, 12 रुपए की गोभी हो गई है। सो 10 रुपए की भेंडी, ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गो गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जो बाहर के लोगों को पेमेंट करना है। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं। फिर खुजली वाली रोटी, पता है, ऑडिट और टैक्सेस, खुजली वाली रोटी, बराबर है। ये सीन तो तुमको याद होगा, खुजली वाली रोटी। हाँ, सो समझ में आया सबको। स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन में बहुत सारे मेंबरशिप। फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके कायदा तोड़ता है, प्लेन को कहाँ लैंड कराता है, कैपिटल में। पॉइंट नंबर, कैपिटल मतलब ये 3 हो गया। अभी टेरेस में आओ। चतुर अपना क्या दिखाता है, लीगल स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, रैंचो की एंट्री होती है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, एक को लॉस हो जाता है, 10 रुपए की भेंडी, डिसीजन मेकिंग,
₹12 की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, ₹11 की फ्लेक्सिबिलिटी, कमों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी पॉइंट नंबर 13, खुजली वाली रोटी ट, ऑडिटर, टैक्सेस ट, ड्राइविंग। उसके बाद भूखे लोग बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, कंफ्लिक्ट करते हैं, फिर उनको एक शादी का हॉल दिखता है, पिया की बहन की शादी होती है, सीक्रेटली एंटर करते हैं, क्यों? उसमें उनको खाना, उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, ठीक है। फिर ठीक है, एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है उसका, उसके जूते में माय $300 शूज, वो चटनी डाल देता है, याद है? और वो क्या बोलते हैं, माय $300 शूज, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 वापस स्टार्ट करो। एरोप्लेन में क्या रहते हैं? बहुत सारे पैसेंजर को क्या बोलेंगे? मेंबरशिप। दूसरा, फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड कराता है? कैपिटल। पॉइंट नंबर 4, चतुर अपना स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में रैगिंग का मैनेजमेंट, प्रॉफिट और लॉस, ₹10 की बेंडी डिसीजन मेकिंग, ₹11 की फ्लेक्सिबिलिटी, ₹12 की गवर्नमेंट रेगुलेशन, कमों की शादी में मारुति 800 मांगते, लायबिलिटी 13वां पॉइंट। उसके बाद खुजली वाली रोटी ट, ऑडिटर, टैक्सेस। उसके बाद बाहर निकलते, झगड़ा करते, कन्फ्लिक्ट। फिर सीक्रेटली कहाँ जाते हैं? शादी के हॉल में ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, उसके जूते में $300 शूज। अब चतुर का भाषण लिखते हैं, दुबे जी बोलता है, चतुर डिवीजन ऑफ वर्क किसके सामने बोलते हैं? पब्लिक के सामने। कंटिन्यूसली बोलते हैं, हमने अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी, ठीक है, इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी। पब्लिक सुन के मोटिवेट हो जाती है, और प्रिंसिपल सोचो लात के बजाय उसको स्केल से मार, ठीक है, ये उसका भाषण था। Can we start again? Point number 1, मेंबरशिप। एरोप्लेन में पैसेंजर्स मेंबरशिप, कायदा तोड़ के लेजिस्लेशन, कहाँ पे प्लेन लैंड करवाता है? दिल्ली में, विच इज द कैपिटल। उसके बाद में टेरेस में चतुर अपना क्या लीगल स्टेटस बताता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, ब्रांचों की एंट्री होती है, रैगिंग का मैनेजमेंट। 9 नंबर पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस, ₹10 की भेंडी, ₹11 की फ्लेक्सिबिलिटी, ₹12 की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, कमों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी। उसके बाद में खुजली वाली रोटी, ऑडिटर, टैक्सेस, यस। बाहर जाते, भूख लगी रहती है, कंफ्लिक्ट, झगड़ा करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सीक्रेसी, वेरी गुड, सीक्रेटली शादी में जाते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है खाना। फिर उसके जूते में चटनी रहता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, चतुर का भाषण, चतुर लिखते हैं, किसके सामने बोलता है? पब्लिक, कंटिन्यूसली बोलता है, और फिर अपने आप को इस काबिल बनाया, स्टेबिलिटी, पब्लिक के सुन के मोटिवेट हो जाती है, और लास्ट में प्रिंसिपल उसको स्केल से मारता है। आखिरी पॉइंट, पिया को वो लोग भगाते हैं, रिस्क रहता है उसमें, याद है? और फिर आखिरी सीन में पर्सनल कांटेक्ट होता है रैंचो के साथ। ये पिक्चर सोसाइटी के लिए बनाई है, और उन लोगों ने वोट किया है कि बहुत बड़ा एग्जांपल है, बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। लास्ट रिवाइज करते हैं, फिर तुम एक बार लिखोगे। पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन करके स्टार्ट। एरोप्लेन में क्या रहते हैं? मेंबरशिप। वो क्या होता है? फिर फरहान कुरैशी क्या करता है? लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड कराता है? कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लीगल स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होता है? चतुर की रैंचो की एंट्री होती है, रैगिंग का मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होता है? एक को लॉस हो जाता है, ₹10 की भेंडी, ₹12 की, ₹11 की फ्लेक्सिबिलिटी, ₹12 की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन। फिर खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। उसके बाद बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं, कंफ्लिक्ट। उसके बाद सीक्रेसी, शादी में कहाँ चले जाते हैं? हॉल में। क्यों सीक्रेटली? उनका क्या ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर चतुर का भाषण, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर किसके सामने बोलते हैं? पब्लिक के सामने, कंटिन्यूसली बोलते हैं। फिर क्या होता है? अपने आप को इस काबिल बनाया, स्टेबिलिटी। पब्लिक क्या हो जाती है? मोटिवेट। उसके बाद प्रिंसिपल किससे मारता है? स्केल, इकोनॉमी स्केल। पीएम को भगाते हैं, लिस्ट। उसके बाद क्या है? पर्सनल कांटेक्ट होता है रैंचो के साथ, सोसाइटी के लिए बनाई गई है, वोट करते कि मूवी वर्ल्ड के लिए बेस्ट एग्जांपल है। चलो लिख के निकालो, 30 के रेटिंग पॉइंट देखो कितने याद है।